हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइमलाइन के बारे में। तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखा था जहाँ पे हमने देखा था कि कॉलोनियल सिटीज की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। कॉलोनियल सिटीज से कहने का मतलब ये था कि जो सिटीज अंग्रेजों ने हमारे, आप कह सकते हो एक जब हम भारत एक उनकी कॉलोनी था, इसलिए कॉलोनियल सिटीज बोलते हैं। उन्होंने जो सिटीज बनाए थे उसका आर्किटेक्चर जो फॉलो करा था, और जो चीजें सोची थी, हिल स्टेशंस भी इंक्लूडेड है इसमें, वो सब हमने इस चैप्टर में देखी थी। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे टाइमलाइन। उसी टाइम पीरियड में आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंग टाइमलाइंस दे रखी हैं इस टाइमलाइन में। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमने इस चैप्टर में नहीं देखी। बट एनीवेज इसको बिगिन करते हैं। तो देखिए, अगर 1500 से लेके 1700 तक की बात करें, जैसे यहाँ पे हुई है, तो 1500 से लेके 1700 तक अगर आप देखें तो यूरोपियन के डिफरेंट कंट्रीज आए थे। सबसे पहले कौन आया था? पोर्चुगल आया था, राइट। पोर्चुगीज आए थे, वास्को डी गामा, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद कौन आया था वो आप बताइए कमेंट सेक्शन में। मतलब कुछ कुछ नाम आते हैं, सच एस फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। ठीक है, इनमें कौन किस सीक्वेंस में आया ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे आपको यहाँ पे आइडिया दिख ही जाएगा। तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई, पोस्ट एस्टेब्लिश करी। ये बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप कहो तो रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, वो उसी फैक्ट्री में स्टोर किए जाते थे। काफी बार वहीं पे वो फैक्ट्री बनाते थे जहाँ पे काम भी हुआ करता था। तो ये बनाना जरूरी होता था, इसलिए यूरोपियन ट्रेडिंग पोस्ट बोलते थे इन्हें। मतलब आप समझ सकते हो कि एक कंपनी है, एक कंपनी का गोदाम है, काइंड ऑफ ऐसे इसको समझ सकते हो कि जो वो एस्टेब्लिश करते थे, बड़े बड़े बेसिस एस्टेब्लिश करते थे। उसके बाद इसी जगह को उन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया तो फोर्ट्स बन गए, राइट। तो आप विभिन्न फोर्ट्स जो देखते हो भारत में इधर उधर जाके, स्पेशली कोस्टल एरियाज में, तो आपको वो जो फोर्ट्स दिखते हैं वो थोड़े से अब टूटे टाटे से लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो बनाए कॉलोनियल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने। है तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने बेसिस बनाए थे भारत में, राइट। जैसे पोर्चुगीज ने पणजी 1510 में बनाया था, पणजी गोवा की कैपिटल, करेक्ट। डच जो है उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया था। मसूलीपट्टनम किस स्टेट में है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या आंध्र प्रदेश में है, क्या उड़ीसा में है, क्या तेलंगाना में है, या तमिलनाडु में है? तो मसूलीपट्टनम कहाँ पर है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1605 में डच, डच डच कौन है? डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड भी कहते हैं उन्हें। फिर ब्रिटिश ने सबसे पहले 1639 में मद्रास में बनाया, याद रखिए 1639। बॉम्बे में फिर बेसिस बनाए 1661 में अंग्रेजों ने, और कलकत्ता में उन्होंने 1690 में बनाया। ठीक है, तो तीन मेन जगह हमने देखी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यही तीन सिटीज थे जो डेवलप हुए थे एज कॉलोनियल सिटीज, मेन सिटीज। फ्रेंच जो थे वो पौंडीचेरी में वो 1673 में बना के आए थे। एक अच्छी चीज दोस्तों ये है कि ये जो जगहें हैं ना, आज भी, आज क्या चल रहा है 2021, आज भी इन जगहों में, इन कंट्रीज का इम्पैक्ट है। जैसे पोर्चुगीज, जैसे सॉरी पौंडुचेरी जाओगे, ठीक है, जैसे पुडुचेरी है, इसके अंदर चार जगहें आती है। पुडुचेरी के अंदर चार जगहें आती हैं। वैसे शायद अगर आपको नहीं पता तो पुडुचेरी जो है उसके अंदर ये खुद ही एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली की तरह ही। ठीक है, दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह मतलब इसकी अपनी स्टेट असेंबली है, चार जगह पे बनी हुई है ये। किस किस स्टेट में है ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले पढ़ो और फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, तो तीन स्टेट्स में आपको दिखेगा कि पुडुचेरी प्रेजेंट है। ठीक है, काफी लोगों को ये पता नहीं होता, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बारे में पता करना बहुत, एक खुद ही बहुत टफ काम है। तो पुडुचेरी चार अलग अलग स्टेट्स में विजिटेड है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर पौंडीचेरी विजिट करोगे तो आपको अभी भी फ्रेंच इम्पैक्ट दिखेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था 1757। इससे पहले दोस्तों तीन चीजें हुई थी 1757 से पहले। थ्री बैटल्स ऑफ कार्नेटिक हुई थी, बिटवीन हुम, बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अल्टीमेटली बैटल ऑफ वांडीवर्स में ब्रिटेन जीत गया, ठीक है, और उसने फ्रेंच को हरा दिया। और फ्रेंच इसके बाद भारत में नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेपोलियन आएंगे कुछ 1800 के टाइम में उस एरिया में, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखेगा कि हाँ जी कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन मेनली आप कह सकते हो कि फ्रेंच का इम्पैक्ट थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक में खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा फ्रेंच में एक गवर्नर का नाम आता है ड्यूप्लिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक नाम ही पता होना चाहिए, ड्यूप्लिक्स, फ्रेंच में काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कभी एमसीक्यू आ जाता है, ड्यूप्लिक्स किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो आंसर फ्रेंच हो गया। ठीक है,
अदरवाइज कोई यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है तो उसको अच्छे से डिप्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो 3 बैटल्स ऑफ कार्नेटिक हुई जिसमें फ्रेंच जीत गए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि ब्रिटेन ने डच को भी हरा दिया, और डच ने बोला कि हम भारत पे अपनी नजर नहीं फिर से टिकाएंगे, ठीक है। पोर्चुगल ने तो शादी वादी हुई ब्रिटेन के राजा से, और दहेज में बॉम्बे दे दिया, ठीक है, कि राजा को, अंग्रेज राजा को। और अंग्रेज राजा ने वो बॉम्बे गिरवी पे, मतलब रेंट पे, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी आप नाम लेना चाहो, उनको दे दिया बॉम्बे। तो ऐसे आपको दिखेगा कि इन दी एंड डच हटा, पोर्चुगीज हटा, फ्रेंच हटा, और एक रह गए कि अगर यूरोपियन में कोई राज करेगा तो वो ब्रिटेन ही होगा, और इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। 1757 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आया जहां से दिखेगा कि ब्रिटेन जो है भारतीयों पे भी थोड़ा सा अपना दाव पेश करेगा। 1757 में वो पहला डिसिसिव विक्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट विक्ट्री कही जाती है, कि ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला, जो थे नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला नहीं, सिराज, मोहम्मद सिराज करके नाम भी है ना एक क्रिकेटर का, तो वहां से आप याद रख लो, सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल को हराया, और ब्रिटिश बिकम रूलर्स ऑफ बंगाल। एक चीज आपको टेक्निकली याद रखनी होगी, 1757 इतनी इंपॉर्टेंट बैटल नहीं जितना इसको अंग्रेज मानते हैं, क्योंकि 1757 में एक नवाब दूसरे नवाब से रिप्लेस हो गया था। इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद नए नवाब आ गए थे, और नवाब का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था 1757 का जितना बड़ा बताया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि एक नवाब से दूसरा नवाब भी एस्टेब्लिश हुआ था, अंग्रेज अभी भी थोड़े ढीले थे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल हुआ जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं कर रखा है। वो 1764 का बैटल है दोस्तों, उसको बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों ने डिसिसिवली, ठीक है, डिसिसिवली एक तो बंगाल के नवाब को हराया, उसके बाद अवध के नवाब को हराया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, और उसके बाद मुगल को भी हरा दिया, ठीक है, शाह आलम टू। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, इसमें अंग्रेजों ने धो डाला। 1757 में तो क्या हुआ था, आप अगर टेक्निकली पढ़ो तो पैसे वैसे दे के ऑपोजिट साइड को खरीद लिया था, और अंग्रेज जीत गए थे, ज्यादा मरे भी नहीं थे लोग। 1764 में अंग्रेजों ने अच्छे से मारा था, और आप कह सकते हो बैटल ऑफ बक्सर में पूरा मतलब दिख गया था कि हाँ बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों का हो गया है। उनके पास सिविल राइट्स भी आ गए, मिलिट्री राइट्स भी आ गए, रेवेन्यू राइट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। उसके बाद 1765 में एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, TOA, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आप शॉर्ट फॉर्म में अपने एग्जाम में कभी मत लिखना, वरना नंबर गए और रेपुटेशन भी गई। शॉर्ट फॉर्म में कभी नहीं लिखना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई जिसमें डिसाइड हो गया कि अंग्रेजों को काफी कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। क्या है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद डिटेल में मैं नहीं बताता, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, लेकिन इस चीज से अंग्रेजों का काफी कुछ वर्चस्व बढ़ गया, और काफी कंट्रोल आ गया अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ से पता चल गया कि बंगाल जो है, बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों आते हैं वैसे तो अगर टेक्निकली देखा जाए, लेकिन आप कह सकते हो बंगाल जो है अंग्रेजों का हो गया पूरी तरीके से। 1773 में दोस्तों अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने एक्ट्स लाना शुरू करे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है, काफी सारे और भी एक्ट्स आते हैं, जिसमें आपको दिखेगा कि अंग्रेजों ने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा कैलकाटा में, सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट दोस्तों वो वाला जो सुप्रीम कोर्ट है ना दिल्ली में जो सेटअप है अभी, उससे कंफ्यूज मत करना। ये सुप्रीम कोर्ट सेटअप करा कि अगर अंग्रेजों को कुछ प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे में लड़ाई होती है, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा, ठीक है। और अगर कुछ गवर्नर और गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, और बाकी जो उनके साथी हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनकी लड़ाई होती है तो कौन रिजॉल्व करेगा। तो यूरोपियन अफेयर्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है अभी, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये मत कह देना कभी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है वो 1773 में बना था। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी रहा था 2-3 साल जब मैं नया नया स्टडीज करी थी मैंने। तो सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ है कलकत्ता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम वही है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया का करंट सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें क्लियर हुआ, एक्ट्स आना शुरू होंगे। 1773 में एक्ट आया था, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में आया था, शायद मैं इसमें मिस्टेक कर रहा हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो 1784 में ही आया था, बट आई कुड बी रॉन्ग हियर। अदरवाइज आपको दिखेगा कि हर 20 साल में एक्ट्स आना शुरू होंगे। 1773 में अंग्रेज पहला एक्ट बनाएंगे, फिर 93 में बनाएंगे, 1813 में बनाएंगे,
33 में बनाएंगे, 53 में बनाएंगे, ठीक है। 53 के बाद एक्ट्स बनाना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1857 में युद्ध होगा। 1857 में युद्ध होगा तो 58 में एक्ट बना, फिर 61 में एक्ट बना, है ना। फिर आपको देखिएगा 1891 में एक्ट बना, फिर 1909 में एक्ट बना, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, किसको, मुसलमानों को, ठीक है। यहीं से आपको दिखेगा कि पाकिस्तान की क्रिएशन शुरू होगी। मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 का एक्ट। फिर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया, ठीक है। मॉन्टेगू चैम्प्सफोर्ड एक्ट जो बोलते हैं, स्पेलिंग चेक करिएगा, स्पेलिंग थोड़ी टफ है। 1919 का एक्ट, ठीक है। काफी कुछ राइट्स वाइट्स मिले इंडिया को, इंडियंस को भी काफी राइट्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद फाइनल एक्ट आया 1935 का एक्ट। ये सारे एक्ट्स आए थे। एक्ट्स क्या है? एक्ट्स क्या है भैया, आप बोलोगे एक्ट्स क्या है सर, आप बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। एक्ट्स का मतलब है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, ये एक्ट से, ठीक है। अलग अलग नाम है, उसमें मैं नहीं जा रहा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे चार्टर एक्ट 18 ये 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, 84 को 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, 1833 को भी ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट, आगे चल के चार्टर एक्ट, उसमें मैं नहीं जा रहा नाम में। नाम आप बाद में देखिएगा, लेकिन आप यहाँ देखो तो हर 20 साल में एक्ट्स आते रहेंगे, 73, 93, 1813, 33, 53, और ये सब आपको दिखेगा। ये सब हम सेपरेटली कभी पढ़ेंगे, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। भले ही आप थोड़ी सी चीजें पढ़ो, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मेरा पर्पस ये कभी भी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा। तो 1784 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, एशियाटिक सोसाइटी बनाई सर विलियम जोन्स ने। एमसीक्यू पूछा जाता है हर 2-3 साल बाद, आपको दिखेगा एक एमसीक्यू प्रेजेंट है। आप कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम देखोगे तो हर किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में हर साल आए रखा है। फिर उसके बाद 1793 में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस एक गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, उन्हें ही बोला जाता था कि वही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो टेक्निकली 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता है। 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1858 के बाद वायसराय वर्ड यूज किया जाता है। तो 1833 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद 1858 के बाद गवर्नर जनरल नहीं, वाइस रॉय वर्ड यूज किया जाता है, राइट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये आए थे, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाया था दोस्तों। इसी टाइम में परमानेंट सेटलमेंट भी आया था, हमने एक चैप्टर में देखा था। कॉर्नवालिस ने बहुत काम करे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा, इन्होंने जुडिशियल कोड लाए, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स करे, इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स करे। वो सारी जो चीजें उनको कॉर्नवालिस कोड बोला जाता है, जैसे नेपोलियन कोड बोला जाता है। तो ऐसे कोड हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 1803 में, ये हमने पढ़ा था दोस्तों इसी चैप्टर में, लॉर्ड वेलेस्ले ने मिनट ऑन कैलकाटा टाउन इंप्रूवमेंट लिखा था। लॉर्ड वेलेस्ले ने काफी काम करा कैलकाटा के टाउन को इंप्रूव करने के लिए। ये हमने डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है दोस्तों, कि टाउन कैसे इंप्रूव होना चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, हाइजीन रहनी चाहिए, वो सब चीजें हैं, ठीक है। याद नहीं आ रहा तो एक बार कैलकाटा वाला लेक्चर मेरा फिर से देख लेना। 1818 में दोस्तों क्या हुआ, 1818 में ब्रिटिश ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया डेक्कन को, और बॉम्बे उनकी नई कैपिटल बन गई, ठीक है। मराठा के साथ युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ, 3 बैटल्स हुई थी मराठास के साथ, और 1818 तक मराठास, वैसे तो बैटल ऑफ बसिन हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसिन हुई थी, जो सेकेंड बैटल ऑफ मराठास के साथ हुई थी, ट्रीटी ऑफ बसिन 1802 के अराउंड। तो इसी टाइम वैसे मराठास पूरी तरीके से खत्म हो गए थे, पूरी तरीके से कोई नाम निशान नहीं 1802 के बाद। लेकिन 1817 में जो बाकी वगैरह भी बचे थे, तो 1818 तक आपको दिखेगा वो भी खत्म हो जाएगा, पेशवाशिप भी अबॉलिश कर देंगे, है ना। तो ब्रिटिश पूरा टेक ओवर कर लेंगे, कंप्लीट टेक ओवर, ठीक है। तो कंप्लीट, कभी कभी वर्ड्स यूज किए जाते हैं दोस्तों, कंप्लीट टेक ओवर, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और कोई बीच में नहीं है। जैसे बंगाल पे 1757 में पूरी तरीके से कब्जा नहीं करा, अभी नवाब बैठा हुआ है, ठीक है, अभी नवाब बैठा हुआ है। 1760, फिर ये 1764 के बाद वो नवाब को भी भगा दिया, तो पूरी तरीके से एनेक्स हो गया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट रूल, जैसे अवध जो है रीजन में नवाब बैठा हुआ था, तो अंग्रेजों का टेम्पररी कब्जा था टिल 1857। लेकिन 1857 में उन्होंने नवाब को भी भगा दिया, जो हमने पढ़ा था अपने 1857 के युद्ध वाले चैप्टर में ना। 1857 में नवाब को भी भगा दिया, अवध के नवाब को। तो पूरी तरीके से अवध पे कब्जा हो गया अंग्रेजों का, बीच में कोई नवाब है ही नहीं। जहां जहां नवाब बैठे होते थे, जहां जहां राजा बैठे होते थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे, जो भारत में 500 से ज्यादा थी, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। 1853 ईयर, ये तो आसान से सबको पता है, बॉम्बे से थाने ट्रेन चली।
लॉर्ड डलहौजी थे इस टाइम में। उसके बाद 1857 में आपको देखिएगा फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बनेगी बॉम्बे में। 1857 में यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये शुरुआत हुई दोस्तों यूनिवर्सिटीज बनने की, ठीक है। इससे पहले यूनिवर्सिटीज भारत में नहीं थी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम में काफी कुछ काम हुआ। 1870s में दोस्तों पहली बार इलेक्शन स्टार्ट हुए म्यूनिसिपैलिटीज में, ठीक है। इसमें लॉर्ड मायो का काफी रोल था, लॉर्ड रिपन का काफी रोल था, ठीक है। ये सब वॉइस रॉयज हैं, इनका काफी ज्यादा रोल था। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आने चाहिए। तो आपको देखिएगा कि पहली बार भारत में भले ही छोटे लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्शंस तो हो रहे हैं। 1881 में दोस्तों मद्रास हार्बर बना, जो अभी भी बना हुआ है, अब चेन्नई हार्बर है, ठीक है। 1896 में दोस्तों क्या हुआ कि पहली बार फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ अ फिल्म एट वाटसन होटल बॉम्बे, ठीक है। केबीसी में कभी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। 1896 में प्लेग फैल गया भारत में मेजर सिटीज में। इसके बाद फिर से फोकस किया गया कि हाइजीन सुधारो, हाइजीन सुधारो, हाइजीन सुधारो। प्लेग फैल गया। प्लेग कमीशन भी बनी थी, तो घर घर जाके विजिट करती थी। बड़ा बुरा हाल हुआ था दोस्तों इस टाइम में। आपको देखिएगा तिलक का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तिलक नाराज हो गए थे और वो अपने न्यूज़पेपर में लिखते थे काफी सारी चीजें, है ना। मतलब थोड़े से अंग्रेजों को सरकास्टिकली काफी उन्होंने लिखा था उनके बारे में। तो तिलक को यहाँ पे जेल भी हो गई थी। सेडिशन, सेडिशन आजकल भारत में चलता है ना, तो सेडिशन अंग्रेजों ने शुरू करा था। अनफॉर्चुनेटली आज भी चल रहा है। तो तिलक पे सेडिशन के चार्जेस हुए थे, जेल भेज दिया था उन्हें 6 साल के लिए, आई थिंक। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये सब चीजें हुई है ना। तो प्लेग फैल गया था भारत की मेजर सिटीज, बॉम्बे, पुणे, कलकत्ता, है ना। 1911 में दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा समझना होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वो शुरू हो गया। बंगाल विभाजन मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बन गया। आप ऐसे इसको ले सकते हो, ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल ही है ना, उसी नाम से। तो 1905 में बंगाल का विभाजन करा अंग्रेजों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। लॉर्ड कर्जन जो थे वो वॉइस रॉय थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इस टाइम पे काफी ज्यादा स्टार्ट होगी, रहेगी। अंग्रेजों ने लेकिन वो ब्रेक करने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने बंगाल नेशनलिज्म को भी ब्रेक करने की कोशिश करी। कहीं कहीं आपको दिखेगा दोस्तों अंग्रेज थोड़े सक्सेसफुल रहे, क्योंकि इसके बाद 1905 के बाद आपको दिखेगा कि कलकत्ता का डिक्लाइन शुरू होगा। वो डिक्लाइन आज तक चल ही रहा है, ठीक है। तो कलकत्ता इससे पहले बहुत ही मेजर सिटी, वन ऑफ द मे बी टॉप सिटी था भारत का 1905 तक। लेकिन 1905 में डिक्लाइन होना शुरू होगा। आई थिंक उसमें बंगाल विभाजन का थोड़ा रोल है। बाकी अगर किसी और का और कुछ व्यू है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो बंगाल, ठीक है। बंगाल का विभाजन जो था अंग्रेजों ने अनल भी कर दिया था। अनल का मतलब है कि बोल दिया था कि ठीक है अब बंगाल का विभाजन नहीं रहेगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल एक ही रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट हो गया था दोस्तों, इम्पैक्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ी सी। हाँ, यूनिटी रही थी लेकिन उनमें थोड़ी सी आपको दिखेगा दरार थोड़ी सी जरूर पड़ गई थी हिंदू मुस्लिम में भी। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज वगैरह अंग्रेजों को दिखेंगी। और अंग्रेजों ने 1911 में क्या करा था, बोल दिया कि जो मैंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का विभाजन किया है वो मैं अनल कर रहा हूँ, मैं वापस ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को जोड़ रहा हूँ। तो जब उन्होंने ये जोड़ा तो मुसलमान नाराज हो गए। तो पहले क्या करा था 1905 में, उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए विभाजन करा, मतलब स्ट्रेटेजी थी। साथ साथ में और भी कुछ कुछ स्ट्रेटेजी थी उनकी अपनी। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी ये थी डिवाइड एंड रूल। और उसके साथ साथ बंगाली नेशनलिज्म कम करना। जैसे वेस्ट बंगाल में बंगालीज ही माइनॉरिटीज में आ गए थे, और ईस्ट बंगाल में जो था वो मुस्लिम्स मेजोरिटी में आ गए थे। थोड़ा टेक्निकल चीजें क्लियर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, बस आप ये समझ लीजिए अगर इसमें अभी भी क्लियर नहीं हो रही। तो ये है कि अंग्रेजों ने दो स्ट्रेटजी अपनाई। एक तो बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को माइनॉरिटी में कर दिया वेस्ट बंगाल में, और उसके साथ साथ ईस्ट बंगाल में उन्होंने क्या करा, ईस्ट बंगाल में उन्होंने करा कि मुसलमान को मेजोरिटी में बना दिया, ठीक है। तो 1905 में ये चीज हुई। तो आपको दिखेगा कि दे आर प्लीजिंग मुस्लिम्स, है ना, बाय दिस। 1911 में जब ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को फिर से जोड़ दिया तो बोलते मुसलमान नाराज हो गए। बोलते ये क्या है भाई, हमें हमारा मतलब ये अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ। तो इस टाइम पे वो हिंदूज को प्लीज कर रहे हैं, है ना। तो दिख रहा है आपको ये वो ब्रेकेज कर रहे थे। साथ साथ में उन्होंने मुसलमानों को प्लीज करने के लिए बोला कि हम आपकी कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपकी कैपिटल हुआ करती थी एक टाइम में। आपको याद होगा दिल्ली सल्तनत। आपको याद होगा कि मुगल की कैपिटल काफी टाइम में दिल्ली थी। तो ये एक तरीका था। साथ साथ में कलकत्ता का इम्पैक्ट कम करने के भी तरीका था अंग्रेजों का, कि कलकत्ता का इम्पैक्ट कम करते हैं और अपनी कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करते हैं। तो ये आपको दिखेगा कि कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होगी। और अब मैंने जो वर्ड्स यूज करे 1905 के बाद कलकत्ता का डिक्लाइन,
डिक्लाइन आपको दिखता रहेगा। और दिल्ली का अब आपको फिर से राइज दिखेगा। दिल्ली थोड़ा सा दब गया था इस टाइम में, हमने इस चैप्टर में दिल्ली के बारे में पढ़ा भी नहीं है, है ना? आपको अगर याद हो तो। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि डेवलप हुआ ही नहीं। 1911 के बाद दिल्ली डेवलप हो गई, लुटियंस वगैरह बनेंगे, जो पार्लियामेंट बना हुआ है ये सब बना हुआ है ना, इंडिया गेट भी बनेगा, है ना, ये सब चीजें। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप बोले होंगे सर ने पहली बार पढ़ाई है, जैसे बंगाल का विभाजन, वो आपको क्लियर नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी। जिसने पहले से पढ़ रखा है उसका ये अच्छे से रिवीजन हो गया। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। टेक केयर एंड बाय।